नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम ऐसी खबरों की बात करते हैं जिन पर आज रही है दिन भर सभी की निगाहें और जिनको हमारे रिपोर्टर्स ने फॉलो किया है। क्या कुछ रहा है इन खबरों में खास, इस पर बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनावों की। उसके साथ ही साथ दिल्ली में प्रदूषण किस तरह से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, इस विषय पर भी खास बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है चुनावों में और किस तरह से पहाड़ों में जो सरगर्मियां हैं चुनावों की वो गर्म है। फिलहाल सबसे पहले दिल्ली नगर निगम चुनावों की बात करते हैं, जिसके तारीखों की आज घोषणा हो गई है। निगम चुनावों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा, मतगणना 7 दिसंबर को होगी। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि अभी एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं महिलाओं के लिए भी 50% सीटें रिजर्व होंगी। चुनाव आयोग ने एमसीडी के वार्डों का परिसीमन करने के बाद उनको आरक्षित करने का कार्य भी कर दिया है। इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं और उन्होंने वार्ड स्तर पर मतदान केंद्र बनाकर उन पर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों से आपत्ति और सुझाव भी ले लिए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम पर बीते 15 वर्षों से काबिज है। इस बार एक बार फिर बीजेपी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ने की जुगत में है और सबसे खास बात है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इसमें टक्कर दिख रही है। कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों को धार दे रही है। इस बार एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित था और कुल 272 वार्ड थे। हालांकि नए परिसीमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बेहद जिसको कहते हैं कि दिलचस्प होने जा रहा है दिल्ली नगर निगम का चुनाव। और दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने इन चुनावों को लेकर जानकारी दी, इसकी घोषणा की। As I said, from today the model code of conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing will be on Monday 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Thank you very much. तो दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने विस्तार से जानकारी दी और हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गिरीश, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिसात सज चुकी है। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के इस बार तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आमने सामने हैं? बीजेपी 3 बार से लगातार सत्ता पर काबिज है और इस बार फिर वो इसको बरकरार रखना चाहेगी। क्या जानकारी देंगे आप? देखिए निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आज जो राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने घोषणा कर दी है, जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को उसकी मतगणना होगी। और इस बार दिल्ली के अंदर 1,46,43,847 मतदाता हैं जो भी उम्मीदवार होंगे और उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि अगर पिछले 15 सालों की बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी
एमसीडी के अंदर काबिज है। और इस बार जिस तरह से ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग होती है। दिल्ली नगर निगम का मुख्य कार्य सफाई का है, स्वच्छता को लेकर होती है। और इसके अलावा इस बार जो खास तौर पर मुद्दा बनेगा वो इस पर कूड़े के पहाड़ हो सकते हैं। जिस तरह से कूड़े के पहाड़ बन रहे थे, क्या वाकई में उनका निस्तारण होना आरंभ हो चुका है? अगर हो चुका है तो कब तक निस्तारण होगा? और क्या इसके ऊपर किस तरह के जो सवाल उठे हैं पिछले दिनों, जिस तरह से गहमा गहमी रही है दिल्ली के अंदर, राजनीति तमाम राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ कर रहे हैं। हर किसी ने इसके ऊपर राजनीति की है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भाजपा सत्ता में काबिज है, तमाम। अब देखना होगा कि इस बार जो दिल्ली की जनता है दिल्ली नगर निगम के चुनावों में, एमसीडी के चुनावों में किसे चुनती है। लेकिन साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा होगा, स्वच्छता मुद्दा होगा, कूड़े के पहाड़ मुद्दा होंगे। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा जो दिल्ली की जनता है वो किसको चुनती है, क्योंकि वायु प्रदूषण गिरीश कितना बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल, इस समय तो बहुत गर्म मुद्दा बना हुआ है वायु प्रदूषण, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर कहीं गैस का चैम्बर बना हुआ है वो गलत नहीं होगा। अब इसको भी देखते हुए जो दिल्ली की जनता है वो अपना इसको चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी और उस पर वोटिंग करेगी। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाली 7 दिसंबर ही तय करेगी। लेकिन 4 दिसंबर को 1,40,73,847 मतदाता हैं वो वोट डालेंगे। और कितना % वोटिंग होता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो चुनाव आयोग है वो लगातार अभियान चलाता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। हालांकि अभी उतनी सर्दी नहीं पड़ रही कि जितनी सर्दी के अंदर लोग ना निकलें, लेकिन 4 दिसंबर के आसपास किस तरह का मौसम होगा ये भी निर्भर करेगा कि कितने वोटर घरों से बाहर निकलेंगे। गिरीश, एक बात जी गिरीश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ठंड पड़ रही होगी, उस वक्त वोटर कितने निकलते देखने की बात होगी। एक बात और भी, इस बार तीनों निगम एक हो रहे हैं और एक दिल्ली नगर निगम का चुनाव होगा। किस तरह से डिफरेंट होने जा रहा है, किस तरह से पार्टियों की रणनीति जो है वो अलग होगी? देखिए, पहले पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 3 निगम दिल्ली के अंदर बटे हुए थे और 272 वार्ड हुआ करते थे। लेकिन अब उनका परिसीमन हो चुका है। परिसीमन होने के बाद 250 वार्ड बनाए गए हैं। अब देखना होगा 250 वार्डों के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटा चुनाव होता है तो ऐसे में दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है हर सीट के ऊपर, क्योंकि कम कहीं पर 40,000 मतदाता हैं तो कहीं 50,000 मतदाता हैं तो कहीं 80,000 मतदाता हैं। तो इस तरह से कम मतदाताओं के बीच में ये एक जिस तरह से उम्मीदवार की हार जीत का फैसला होता है, कई जगह पर कहीं 500 वोट से जीत मिलती है तो कहीं 10,000 की वोट से हार जीत का फैसला होता है। तो लेकिन दिल्ली की जनता है और इस बार बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। हालांकि नजरें इसके साथ साथ हिमाचल और गुजरात पर भी हैं, लेकिन सबकी निगाह दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर भी बनी हुई है, देश भर के लोगों की। जी, निश्चित तौर पर दिल्ली नगर निगम बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, बड़ा बजट है दिल्ली नगर निगम का और सबकी इस पर निगाहें बनी रहेगी। आपसे अपडेट भी इस पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गिरीश निशाना। और एक विषय जो अभी गिरीश निशाना हमारे संवाददाता बता रहे थे वो था दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुद्दा। किस तरह से वायु प्रदूषण का मुद्दा छाया हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 472 के आसपास दर्ज की गई है। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 357 दर्ज किया गया है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में काले धुएं की हल्की परत बीते 3 दिनों से छाई हुई है और लगातार वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 4थे चरण के तहत विभिन्न उपायों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर के प्रवेश पर, दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। BS6 के साथ आवश्यक और आपात सेवाओं के वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी। COQM ने अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन है उन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
तो कुछ जगहों पर प्राइमरी स्कूल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। कुछ जगहों पर जो सेकेंडरी स्कूल हैं, 8वीं कक्षा तक के स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। तो तमाम जो एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि बैन और तमाम जो रोक है वो लगाया गया है ताकि जो दिल्ली की हवा है वो स्वच्छ हो सके। और वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली प्रदूषण पर जंग जारी है। भाजपा ने पराली जलाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक हमला किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। भाजपा का आरोप है कि पराली जलाने से रोकने को लेकर केजरीवाल के बड़े बड़े दावे फेल साबित हुए हैं। वहीं पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल ने पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने का आग्रह किया है। आपको हमने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि आपने कहा है पराली से तो सोना बनता है, पराली से गत्ता बनता है, पराली से बिजली बनती है, और ये सब रेडीमेड फैक्ट्री तैयार है पंजाब के अंदर। अभी कहा ना कि रेडीमेड फैक्ट्री है, खाली किसी को पराली उठा के लेके वहां देना है। ये तो निकम्मी सरकारें हैं जो जाके पराली देती नहीं है, वरना पराली से सोना बनना 2 मिनट का विषय है। के पास वो रेडीमेड सोल्यूशन आपने पूसा में आपने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर बनाया था। ये जो सोल्यूशन बनाया था ये इतनी सस्ती है, इसके कैन आपके घर में रखे हुए हैं। यही कहा था ना 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा, फ्री में बंटवा दीजिए, इतनी सस्ती है। तो लगातार राजनीतिक वार प्रतिवार हो रहा है इस विषय पर, और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है राजनीतिक तौर पर भी पराली और वायु प्रदूषण दिल्ली में। किस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको अभी जैसे निगम चुनाव भी घोषित हो गए हैं और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा केंद्र बन गया है पूरी राजनीति का, और निश्चित तौर पर इस पर एक दूसरे के खिलाफ जो वार प्रतिवार है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए निखिल, जो पूरा मुद्दा है वो बेहद गंभीर इस मायने में भी है क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें चूंकि देश की राजधानी में जब ये मुद्दा बनता है तो इसको पूरा देश देखता है। हालांकि ये समस्या इतनी गंभीर भी है कि इसको लेकर अब सियासत सिर चढ़कर बोल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तमाम दावे प्रतिदावे किए थे सियासत में आने से पहले या आने के बाद कि हम इसका समाधान इस तरीके से करेंगे, और तमाम दूसरे राज्यों के ऊपर भी वो आरोप लगाते थे, खासतौर से हरियाणा और पंजाब तक। अब जबकि उनकी पंजाब में सरकार है तो पंजाब को लेकर जो तमाम स्थितियां हैं उसका यहाँ पर सीधा वार जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आज किया है कि किस तरीके से पंजाब की जो भूमिकाएं हैं वो पराली जलाए जाने को लेकर किस तरीके से नकारात्मक रही हैं और उसमें सही काम नहीं हुआ है। एक बात साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी ने आज कही कि किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद उन्होंने कहा कि 492 करोड़ रुपया क्रमबद्ध तरीके से 2 वर्षों में उनको दिया गया, जिसको उन्होंने खर्च तक नहीं किया। एक सबसे बड़ा आरोप उनका है। दूसरा उनका जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि पराली जो जलाए जाने को लेकर हाल ही में कुछ दिनों में जो वृद्धि हुई है उसमें करीब 39% की वृद्धि हुई है। जबकि उन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और कहा कि वहाँ पर इसमें कमी आई है। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक गहमा गहमी है, अब जबकि हम जानते हैं कि चुनाव भी सिर पर आ गए हैं और ख़ासतौर से एमसीडी चुनाव की घोषणा के बाद अब हम कह सकते हैं कि अब इससे कोई भी चुनावी मुद्दा बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर इंसान से जुड़ा हुआ है, हर आमो खास जो इसका प्रभावित होता है। और जो परिस्थितियां हैं, ख़ासतौर से जब 400 से ऊपर जब ये पॉल्यूशन का लेवल चला जाता है उसके बाद जो एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है, हर इंसान को घुटन और जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस वजह से ये एक ऐसी समस्या भी है जो हम हर वर्ष देखते हैं। इसको लेकर कोई ठोस समाधान हो, उस समाधान को लेकर क्या प्रयास हुए हैं, क्या दावे किए गए थे, अब इसका ज़रूर खुलासा होगा और ये खुलासे अब रोज़ होंगे। आज इसकी शुरुआत हमने ख़ास तौर से देखी और एमसीडी चुनाव के बाद अब इसका और ज़्यादा प्रभाव देखने पड़ेगा राजनीति में। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात राजनीति से भी ज़्यादा कि इसके समाधान को लेकर अब तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। उस प्रयास को भी अब राजनीतिक दलों को, खासतौर से दिल्ली सरकार जो दिल्ली में सत्ता में है, उसने क्या प्रयास किए, क्योंकि उनकी पहली जिम्मेदारी चूँकि राजधानी में उनकी सरकार है तो उनकी बनती है, और उसको लेकर अभी तक उनका कोई ब्लूप्रिंट किस तरीके से सामने नहीं आया है, कोई खाका उन्होंने पेश नहीं किया। ये सब जो आरोप हैं
वो अब उनके लिए परेशानी बन सकते हैं। जी निश्चित तौर पर एक बात और भी है कि जब पंजाब में, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे उससे पहले भी जो पराली का मुद्दा था वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बनाया था और वादा किया था, दावा किया था कि इस मुद्दे को चुटकियों में इसका समाधान हल कर देंगे। कैश इंसेंटिव देने की बात कही थी किसानों को, जिससे अब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं मदद दे रही हमको। तमाम सारे इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। बिल्कुल, जहाँ तक सवाल पूछने की बात है तो आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे तौर पे उसी वीडियो को प्ले किया, सब मीडिया के सामने चलाया जो दावे मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल जी ने करे थे। और उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने सवाल भी पूछे कि आपने जो केमिकल बनाया था, जिसके आप दावे कर रहे थे कि आपने पूसा में केमिकल बना लिया और दिल्ली में आपने सभी जगह पर उसको छिड़काव करवा के उसको समाधान कर दिया है, अब वही छिड़काव क्या उन्होंने पंजाब में करवाया है, क्या उसका समाधान किया है, इसको लेकर उनके ऊपर जो आरोप हैं उनका उन्हें जवाब देना होगा। जहां तक केंद्र की मदद की बात है तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने उन आंकड़ों को भी रख दिया कि उन्होंने किस तरीके से जो आर्थिक मदद दी जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन सरकार के राज्य सरकार का ही पार्ट होता है और उन्हें ही उसको एग्जीक्यूट करना होता है। केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद दे जाने की बात है, खासतौर से जो आर्थिक मदद है, उसका दावा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कर दिया और आंकड़े के साथ किया है। तो ये जो दावे हैं केजरीवाल के कि वो किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर अब उनके ऊपर सीधे तौर से चुनौती इस बात की है कि जो समस्या सामने है उसका अब वो कैसे समाधान करेंगे और उसमें क्या मिलजुल कर कोई एक समाधान निकालने की कोशिश की जा सकती है या सिर्फ आरोप लगाएंगे वो। जी निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है जो सभी दर्शकों को और दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली वासी जो इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, उनके लिए ये सियासत माने नहीं रखती, उनके लिए माने रखता है कि किस तरह से समस्या का निराकरण हो सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए ये एक बड़ी समस्या है और दिल्ली का दम जहरीले धुएं में घुट रहा है और उधर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं जो है वो थम नहीं रही हैं। लोग आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सांस के रोगियों को घर में ही रहने की सलाह दी है और अब देश की राजधानी ने धुंध की चादर लपेट ली है। और ऐसे में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग कर उन राज्यों में युद्ध स्तर पर किया है जहां पराली जलाने की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो केंद्र सरकार एक कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पूसा डिकम्पोजर से उन प्रभावित गांवों में इसके सफल क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसमें वैसे किसानों ने भाग लिया जो अपने खेतों में पराली जलाने के बजाय डिकम्पोजर के द्वारा पराली को गलाने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिकम्पोजर के अधिकाधिक प्रयोग के लिए 3000 करोड़ से भी अधिक की राशि 4 राज्यों को दी गई है। इसमें पंजाब को सबसे अधिक राशि प्रदान की गई है। पराली के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है। पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग बहुत ही सफल है, सरल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूँगा और किसान भाइयों बहनों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि पूसा डिकम्पोजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सम्मेलन में दूर दूर से आए किसानों ने बताया कि पूसा डिकम्पोजर के प्रयोग से एक तो पराली को जलाना नहीं पड़ता, दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। इससे फायदा ये है जी, तो फसल अच्छी होगी, खेतों में गुणवत्ता बढ़ेगी, इससे फायदा बहुत है। डिकम्पोजर किसानों के लिए नहीं, ये फसल के लिए, धरती माता के लिए बहुत लाहेवंद है। जो इसका सही सदुपयोग करता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। डिकम्पोजर है तो बेस्ट है, लेकिन इसको क्या है किसानों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि पुप्सा वाले हैं, इन्होंने एक अमृतसर में कैंप लगाया हुआ है और हमारे होशियारपुर में लगा हुआ है। अगर ऐसे कैंप हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में लगें तो पंजाब में भी अगर किसानों को पता हो तभी तो इस साइड में जाएंगे। खेत में छिड़काव करने वाले किसान बताते हैं कि उन्हें कम से कम 10 दिन में पूसा डिकम्पोजर मिलता है और छिड़काव के बाद करीब 15 दिन तक पराली को खाद में बदलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर जुताई से पहले कुछ दिन तक खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पराली खाद में बदल जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूसा डिकम्पोजर के इस्तेमाल से
मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अगली फसल से अधिक पैदावार को लेकर किसानों को इसका लाभ भी प्राप्त होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित पूसा डिकम्पोजर 3 रूपों में उपलब्ध है, द्रव्य के रूप में, पाउडर के रूप में और कैप्सूल के रूप में। आप इनका प्रयोग करें, पराली को जलाएं नहीं बल्कि गलाएं, ताकि वो आगे चलकर खाद बन सके और प्रदूषण की जो समस्या है उससे भी निजात हम पा सकेंगे अगर हम पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग करेंगे। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो पूसा डिकम्पोजर के जरिए पराली जलाने की समस्या पर निजात पाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार आलोक ने इस स्टोरी को कवर भी किया है। कुमार आलोक, किस तरह से ये जो इतनी बड़ी समस्या है जिस पर अभी आपने सुना भी देखा भी कि राजनीति भी पूरे चरम पर है, किस तरह से इस असल समस्या के जड़ में जाया जाए, किस तरह से इसको ठीक किया जाए, इस पर ये बड़ा सवाल है। पूसा डिकम्पोजर इस समस्या का कितना बड़ा निदान आप देख रहे हैं? देखिए, अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल है। खासकर केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए, खास करके 2018 से लेकर 2019, 20, 21, जहां अगर आप देखते हैं कि मंत्री महोदय नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ये बात कही कि जब सीजन होता है, यानी कि जब धान की कटाई होती है और उसके बाद जब उसका जो पुआल होता है या पराली होती है, तो उस समय चर्चाएं होती है जब वो किसान पराली जलाने लगते हैं और उस पराली जलाने का असर खासकर दिल्ली, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में उसका जबरदस्त असर पड़ता है और बड़ी बड़ी बातें होती हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सीजन होता है तब इसकी चर्चा होती है और जब सीजन चला जाता है उसके बाद इस पर चर्चा खत्म की जाती है। तो जरूरत हमें है कि सतत प्रयास करना चाहिए पूरे साल कि इस पराली की समस्या से कैसे हम निजान पाएं। और पूसा डिकम्पोजर एक अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए मशीन्स की जरूरत होती है। तो काफी सारे मशीन्स उन जगहों पर भेजे गए हैं जहां पराली जलाने की समस्या सबसे अधिक है। सबसे प्रथम जो है फर्स्ट इसमें जो पोजीशन है उसे पंजाब का है, जहां यह समस्या सबसे बड़ी है। और पंजाब में जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 3000 करोड़ से भी अधिक रुपए प्रदान किए गए हैं। खासकर पंजाब को सबसे अधिक राशि दी गई है, यानी 3000 करोड़ में से आधी राशि पंजाब को दी गई है कि इस समस्या से वो इस समस्या का समाधान कर सके। और सबसे बड़ी बात मैंने आज देखी उस सम्मेलन में कि जो किसान ज्यादातर जो आए थे, जो इसका प्रयोग कर रहे हैं पूसा डिकम्पोजर का, उसमें ज्यादातर किसान जो पंजाब से आए थे और सिख समुदाय से आए थे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने सिख समुदाय कहें या पंजाब के किसानों ने किया था। आज वही किसान आकर के केंद्र सरकार की इस पहल का समर्थन कर रहे थे। और आपने एक बाइट में सुना भी कि किसान ने कहा कि अभी जो है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ही सीमित है, लेकिन इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस पहल को लोगों को बताना चाहिए, लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए कैसे हम पराली ना जला करके हम उसको गलाएं और उसको गलाने के बाद जो खाद तैयार होता है और उसके बाद आपने सुना जैसे कि बताया गया कि उर्वरा शक्ति जो है भूमि की जो उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और निश्चित तौर पर किसानों को इस विषय पर जागरूक करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग कर सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और अपनी उस बेहतरीन स्टोरी के लिए भी बहुत शुक्रिया कुमार आलोक। और निश्चित तौर पर जागरूकता की ज़रूरत है कि किस तरह से जो पराली की जो समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, उस पर निपटा जा सके। और जागरूकता स्वच्छता को लेकर के भी है, क्योंकि स्वच्छता 2.0 जो प्रोग्राम है वो भी सर चढ़कर बोला है। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1 साल की अवधि के दौरान 88 लाख वर्ग फुट जगह साफ की गई है और साफ सफाई लगभग 1 लाख जगहों पर चलाई गई है। Nearly 88 lakh square feet of space cleared, which you can imagine would be substantial. And nearly 10,000 locations were involved in this campaign, which is, I think, a record in itself. Sorry, 1 lakh. Yeah. Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something, which is almost 10 lakh. And as many as 300 best practices. और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज मौजूद हैं। राजेश, स्वच्छता अभियान 2.0 किन मायनों में नया, अब सरकारी दफ्तर भी जो है वो स्वच्छ हो सकेंगे और किस तरह से अभियान सर चढ़कर बोला है? देखिए निखिल, जिस अभियान की बात हम कर रहे हैं वो गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत हुई और यह
31 अक्टूबर तक चला। आज एक सरकारी आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत करते हुए जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने विधिवत इस बात का ऐलान किया कि कैसे कचरे के जो ढेर हैं उनको कैसे फ्री कराया गया, यानी कचरा मुक्त भारत अभियान जो है उसको परवान चढ़ाने की दिशा में भारत सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, इसकी बानगी जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत की गई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, जहाजरानी विभाग के सचिव, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरीज, यानी तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में बाकायदा आंकड़े प्रस्तुत करके भारत सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि यह स्वच्छता अभियान कैसे इससे पहले के जो स्वच्छता अभियान थे उससे कैसे अलग है, कैसे जुदा है। इस स्वच्छता अभियान में जहां 99,000 से भी ज़्यादा जो साइट्स थे वहां पर स्वच्छता अभियान तो चलाए ही गए, तमाम रेलवे स्टेशनों और तमाम जो पर्यटक स्थल थे उनको स्वच्छ बनाने की दिशा में तो काम बिल्कुल हुआ, लेकिन जो फाइल्स पेंडिंग थे, जो अमूमन देखा जाता है कि जो संचिकाएं हैं वो संचिकाएं पेंडिंग होते हैं, जिसकी वजह से जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और आम जनता को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। प्रधानमंत्री इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अगर छोटे छोटे कानूनों में बदलाव कर जनता के लिए अगर विकासोन्मुखी योजनाएं लाई जाएं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पब्लिक पर देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो संचिकाएं जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उनकी समीक्षा भी की गई। इसमें 54.5 लाख जो संचिकाएं पड़ी हुई थी उनकी समीक्षा की गई कि इसकी अब जरूरत है या नहीं है, और 88 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट जमीन को कचरा से मुक्त कराया गया। यह एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि कई तरह के जो ग्रीवांसेस पब्लिक के होते हैं उसके लिए भारत सरकार ने पब्लिक की मुहिम को आगे बढ़ाया है और इस स्वच्छता अभियान को कई मायनों में कई डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए गए, उसकी समीक्षा की गई और आंकड़े बताए गए। जी, निश्चित तौर पर तो स्वच्छता अभियान 2.0 को एक नई गति मिली। 1 महीने तक ये अभियान चलाया गया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए राजेश राज, माफ कीजिएगा। और खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।